एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी-टेट 2023 से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे क्वेश्चंस इन पियाजे से संबंधित पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह आने वाली सी-टेट परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी जीववादी दृष्टिकोण विकसित होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधों, चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकती हैं। यानी कि किस अवस्था में, जिन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे को जीववादी दृष्टिकोण, यानी कि जैसे कि पेड़ भी चलते हैं, पत्थर में भी जान है, ठीक है, पत्थरों की मंशाएं होती हैं, ठीक है, उनकी भी कुछ इच्छे होती हैं, पत्थरों की भी कुछ इच्छा होती होंगी। यानी कि जो निर्जीव वस्तु है उस वस्तुओं में भी वो जीववादी प्रक्रिया को देखता है, सोचता है कि पेड़ भी चलते होंगे, पेड़ में भी जान है, वो भी कुर्सी को भी चोट लगती है। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न सारी वस्तुओं में जीववादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधे, चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं इरादे हो सकते हैं। तो यह कौन सी स्टेज पर ऐसा होता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो जीववादी दृष्टिकोण है वह ध्यान रख रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववादी दृष्टिकोण विकसित हो जाती है, जिसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं में भी जीववादी दृष्टिकोण को वह देखता है। चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से भिन्न नहीं है, गुणात्मक रूप से भिन्न है, से मात्रात्मक रूप से भिन्न है, से काफ़ी मिलती जुलती है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, ना कि मात्रात्मक रूप से। ठीक है, बच्चे वयस्कों के समान ही सोचते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी में भिन्नता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। यानी कि क्रमबद्धता किस स्टेज में आती है। जैसे कि हम एक छोटा पेन देते हैं और एक, जैसे लकड़ी, मान लीजिए कि लकड़ी का कोई चीज़ है, टुकड़ा टुकड़ा, तो वह लकड़ियों को अरेंज करता है, चौक, छोटे बड़े का चौक को वह अरेंज करता है, एक सीरीज में अरेंज करता है। तो वह ऐसे अरेंज करने की प्रक्रिया किस स्टेज में डेवलप हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रखा है। यहाँ पे ले रखा है संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, जो क्रमबद्धता आती है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चीज़ों को एक सीरीज में लगाना सीख जाता है। संरक्षण भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी आता है। चलिए, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशिक जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता, सामाजिक प्रसारण। पे दे रखा है कि पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशिक जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता, सामाजिक प्रकार। तो यहाँ पर जो अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन है, जो अनुवांशिक रूप से होता है वह उसको मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? पुनर्बलन का सजा, गलत हो जाएगा ये। पुनर्बलन का जो है व्यवहारवादी, थॉर्नडाइक, पॉलो, ये सभी पुनर्बलन की बात करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सक्रिय खोजबीन, बच्चे एक सक्रिय निर्माता है, ऐसा जीन पियाजे ने कहा है। बच्चों को एक्टिव लर्निंग करने के लिए जीन पियाजे ने प्रमुख उनका सिद्धांत बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में
कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक छोटी सी बालिका है जो प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक खेल है ना, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, लेकिन अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। वह दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है कि यह दूसरा बंदा चाह क्या रहा है। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। वह अपने लेवल के अनुसार और चीज़ें, बाकी चीज़ों से जो सुनती है, जो देखती है, उससे थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। संवेदीगामक अवस्था गलत हो जाएगा, यहाँ पे प्रतीकात्मक सोच नहीं आता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उस अवस्था में बच्चे 2 से 7 साल की एज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कहा जाता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलने लगते हैं। यानी कि प्रतीकात्मक खेल खेलने का मतलब है कि वस्तु, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण मानक जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षक का गतिशील होना जरूरी है पियाजे के अकॉर्डिंग टू पियाजे। विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर हमारा जो है कि शिक्षक की गतिशीलता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक की गतिशीलता होनी चाहिए। यहाँ पे विविध सामग्रियों का प्रावधान, हाँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि विविध सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए एक्टिव लर्निंग में। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये भी सही है। ठीक है, नए अनुभव, नए एक्सपीरियंस प्रदान करना, उन्हें सीखने के लिए अवसर प्रदान करना, ये सभी जीन पियाजे के संबंधित हैं जो उनके नियमों पे लागू होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही हैं। और चौथा, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन पर जीन पियाजे जोर नहीं देते हैं, या रेनफोर्समेंट पुनर्बलन पर जोर नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तीनों ही सही हो जाएंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा कवर हो जाएगा, जो कि तीनों को ऐड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। प्रतिलोमन चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। तो यहाँ पर हमारा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। प्रतिलोमन चिंतन ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। अनुक्रमिक वर्गीकरण मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा। डी, संरक्षण भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, प्रतीकात्मक खेल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। चलिए अगला है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है। जीववाद? नहीं, जीववाद तो ऐसे वो जब मिट्टी के गोले को यदि ऐसे बोलती कि उसमें जान है, उसमें भी जान होता होगा, उसको भी दर्द होता होगा, तो ऐसे अगर सोचती है तो वहाँ पे जीववाद हो जाएगा। लेकिन वह उसको दबा के लंबा कर दी और ये सोची कि वह ज़्यादा है, मिट्टी बढ़ गई, ठीक है ना, जबकि मिट्टी वही है, जबकि उसको पतला करके दबा के उसकी लंबाई बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर उसका जो दिमाग है ना, वह केंद्रीयता में छिपा हुआ है। यहाँ पर हमारा केंद्रीयता सही हो जाएगा। ठीक है, वह सोच रही है कि मिट्टी, उसका दिमाग जो है, उसकी सोच उस चौड़ी मिट्टी में ही डूबा हुआ है। वह लंबी मिट्टी, यानी कि जो पतला करके लंबा कर दी है, उसे सोच रही है कि वह मिट्टी अधिक हो गई है। ठीक है, तो उसका जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, वह उस चौड़ी मिट्टी में ही डूबा हुआ है। वह सोच रही है कि मिट्टी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिक्षेप लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण की क्षमता।
तो यहाँ पे लिखे हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रमबद्धता से संबंधित है कि वस्तुओं को सीरीज में लगाना, एक क्रम में लगाना उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि हम किसी पेन या फिर किसी लकड़ी के टुकड़ों को इस तरह से रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि क्रमबद्ध, क्रम में है ना, तो क्रमबद्ध लगाना ही किसी लंबाई को अनुरूपित करता है क्रमबद्धता। चलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है कहलाती है। नकल उतारने और व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समावेशन, संतुलीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, जो उसकी मानसिक संरचना है, जो उसकी स्कीमा है, उसे परिवर्तित और परिष्कृत करती है। तो यहाँ पे नकल उतारने की कहीं बात नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी नहीं होगा। समावेशन तो डायरेक्ट उस स्कीमाओं में किसी भी नई सूचना को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन संतुलीकरण सही हो जाएगा, जो कि उनकी मानसिक स्कीमा में मॉडिफाई करके ऐड किया गया है। तो यहाँ पे परिवर्तित और परिष्कृत करने की बात की गई है, जिससे उसकी मानसिक स्कीमा संतुलित हो गई। तो यहाँ पर संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि पुनर्व्यवस्थित करना उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। ठीक है, समायोजन, अनुकूलन, संगठन, परिपक्वता। यहाँ पे समावेशन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा, एकोमोडेशन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित, रीअरेंज कर रहा है ना, उसको कोई ना चीज़ मॉडिफाई कर रहा है ना, तो कोई चीज़ वो मॉडिफाई कर रहा है अपनी स्कीमा में, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ स्कीमा को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उस जो पहले की उसकी मानसिक स्कीमा है ना, उन स्कीमा में जो ज्ञान भरा है उसको रीअरेंज कर रहा है, पुनर्व्यवस्थित कर रहा है, एक ढंग में उन्हें क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर रहा है। तो यहाँ पर वहाँ पर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, रीअरेंज करना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संगठन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे में मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। तो मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। यहाँ पर पूछा है कि कौन से स्टेज में ऐसा होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक में स्वयं सामग्री मतलब मूर्त चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह परिकल्पनात्मक चिंतन कर लेगा। मूर्त संक्रियात्मक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक में स्वयं सामग्री, एक एक वर्ड को हम जब कवर करना, ऐड करना, मतलब उनको देखेंगे, उनमें संबंध स्थापित करना सीखेंगे, इससे ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्वयं सामग्री। स्वयं सामग्री का मतलब होता है कि मूर्त चीज़, कोई भी मूर्त चीज़ जो कि हम छू सकते हैं, ले सकते हैं, कोई भी सामग्री है। तो यहाँ पर हमारा मूर्त संक्रियात्मक में स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। प्रतीकों का चिन्ह आ गया तो वहाँ पे अलग स्टेज हो जाएगी। यहाँ पर हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक त्रिआयामी मॉडल दिया गया है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। ठीक है, बच्चे इस दूसरे के व्यक्ति के दृष्टि से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या है? आत्मकेंद्रियता, जीववाद, वस्तु स्थायित्व, परिकल्पनात्मक चिंतन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि एक
त्रिआयामी मॉडल दिया गया है जो कि कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है और एक बच्चे को उसे बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वह बच्चा उसे सही ढंग से बनाने में असमर्थ है, वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। यहाँ पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता है, अपना भी दिमाग लगाने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आत्मकेंद्रिता, वह ईगोसेंट्रिज्म है, वह स्वयं में लीन है, वह उसे अच्छे से नहीं बना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वाइगोस्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? बुद्धि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़, समायोजन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सहायता, देखिए बालिका स्वयं से क्या कर सकती है, या स्वयं से इतना कर सकती है। ठीक है, और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। यहाँ पर हम उसे हेल्प देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम उसे सहायता देते हैं तो वह इस रेंज को प्राप्त कर लेती है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर पूछा इसके बीच के जो अंतर है, यहाँ पे जो इसके बीच की जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे पूछा जाए कि जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उसे हेल्प कर रहा है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे यही आंसर सी को टिक हो जाता। यहाँ पर पाड़ कहलाता, वह इसके फोल्डिंग कहलाता। तो यहाँ पर हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।